इस देश में महिलाओं की वीर गाथा का विशेष महत्व है। अतीत गौरवशाली है। बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपने पीठ पर अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। छठी का दूध याद करा दिया था। अब इससे आगे बढ़ें। यह बात हुई इतिहास की। वर्तमान में बात करें तो सीआरपीएफ की सुनैना पटेल अपने आप में एक अलग मिसाल है। 2 महीने की गर्भवती होते हुए उन्होंने नक्सलियों से दो हाथ किया और आखिर तक फर्ज निभाती दिखाई दी। ऐसे में अब सवाल उठता है, सवाल ये कि अगर कोई साजिश करता हो और वो अपने गर्भवती का हवाला देकर देश की मंशा पर सवाल उठाए तो बवाल मचना लाजमी है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश का सवाल क्यों मचा है? सफूरा जरगर पर बवाल। दिल्ली दंगों की आरोपी जामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ हिंसा को हवा देने के पुख्ता सबूत भी हैं। एक बार उसको रोड ब्लॉक करने के आरोप में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब उसे हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में जेल में भेजा गया है। ट्रायल चल रहा है, लेकिन अब कुछ सियासी दलों की इंसानियत जाग गई है। वो सफूरा जरगर को रिहा करने यानी जमानत देने की मांग करने लगे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों हिंसा की एक आरोपी को जमानत की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ एक बड़ी बहस। लेकिन आप उससे पहले, क्या है सफूरा पर, क्या है सियासी हलचल, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएए के विरोध में निकली खोट। दिल्ली में हिंसा भड़काई, आग लगाई। साजिश के चेहरे जब हुए बेनकाब, तो देश की सियासत में लग गई आग। हिंसा की आग से बड़ी आग देश को जला रही है और वो है देश में विचारधाराओं की सियासी आग। विचारधारा की आग की केंद्र में है सफूरा जरगर। जामिया की स्टूडेंट हैं और जो फिलहाल तिहाड़ जेल में है और उसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश का मास्टरमाइंड माना है। लेकिन सियासत तो सियासत है। अब सफूरा जरगर को जमानत देने की मांग की जा रही है। उसके लिए जामिया की दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं। उसके लिए पंजाब की मलेरकोटला यूनिवर्सिटी के छात्र मुहिम चला रहे हैं। उसकी जमानत रद्द होने पर वामपंथी दल सवाल उठा रहे हैं। सफूरा की आजादी के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं कि वो गर्भवती है और जेल में कोरोना फैल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप हैं, उसके मुताबिक उसकी वजह से दिल्ली में 52 लोगों की मौत हुई और 545 लोग घायल हुए। कितने घर उजले और कितने परिवार, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन सियासतदानों का कहना है कि सफूरा मासूम है। अगर वो मासूम होती तो क्या गुरुवार को जब उसकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई तो उसको जमानत न मिल जाती? कोर्ट ने भी सबूत देखकर ही उसको जेल में रखने का आदेश दिया है। लेकिन सियासत तो सियासत है और इसके लिए सरकार पर विदेशी दबाव बनाने की साजिशें भी शुरू हो गई हैं। आज अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी सफूरा की आजादी को मानवाधिकारों के खिलाफ बताते हुए उसकी रिहाई की मांग कर दी। हेट स्पीच और कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ बहुत ही कड़ा कानून यूएपीए के अधीन भी ऐसे आरोपों में वो लिप्त हैं और चाहे कितना ही रोना धोना कर ले, कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व कर ले वामपंथ, असल बात तो ये है कि हमारा देश कानून से चलता है, देश के संविधान से चलता है। मुद्दा सफूरा और शर्जिल जैसे छात्र नहीं है, उनकी सोच है जो देश को तोड़ने वाली है। विचारधारा का विरोध होने पर हिंसा फैलाने वाली है और देश में आग लगाने वाली है। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे।
तो सवाल यही है कि 52 लोगों की हत्या की गुनहगार और 245 लोगों को मारने की कोशिश करने वाली सफूरा को आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संविधान और कानून का अपना एक तरीका होता है और सबूतों के बगैर संविधान या अदालतें नहीं चलती। भावनाओं से या दबाव बनाने से काम नहीं होता। अगर सबूत है तो कानून उसे देखकर अपने फैसले देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए ताकि अदालत के फैसले को, जी हां, अदालत के फैसले को प्रभावित करने की एक नापाक कोशिश है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हां, 52 हत्याओं की साजिश रचने वाली सफूरा की जमानत की मांग क्यों है? सबूतों के बावजूद कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? हत्याओं की आरोपी सफूरा जरगर को मासूम बताने की आखिर क्यों कोशिश हो रही है? देश के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? न्यायपालिका, कानून और संविधान का मजाक उड़ाने की हिम्मत आखिर ये कहां से आई है? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल पर बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। आपके टीवी स्क्रीन पर सतीश के सिंह, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ संपादक और पत्रकार रहे हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ विष्णु शर्मा, जी हां विष्णु जी, आप दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ सारिम अली खान, जी हां सारिम, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जामिया की राजनीति में काफी सक्रिय भी रहे हैं। और मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमन पवार भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मे भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल सारिम आपसे, 52 हत्याओं की साजिश रचने वाली सफूरा जरगर के लिए दीवारों पर लिखा जाता है कि उन्हें मुक्त किया जाए, जमानत दी जाए, क्यों? मनीष भाई, देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें जामिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पे राइट्स हुए थे, वहां से 20 किलोमीटर दूर है और शाहीन बाग भी तकरीबन 20-22 किलोमीटर ही दूर है। तो उसमें जामिया का और शाहीन बाग का जिक्र है, ठीक है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट में जहां दंगे हुए, वहां पर कपिल मिश्रा ने जाकर जो भाषण दिया वो हेट स्पीच क्यों नहीं है? तो ये एक अपने आप में ही एक सवाल उठाता है। और जहां तक कि सफूरा जरगर की बात है, तो सफूरा जरगर एक स्टूडेंट हैं और उनके अगेंस्ट अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यही है, और वो एक प्रेग्नेंट है, 4-5 महीने की वो प्रेग्नेंट है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एलिफेंट जो कि प्रेग्नेंट था, जिसकी डेथ हो गई, उसके लिए सबको अफसोस है, उसके लिए सारी दुनिया ने अफसोस जाहिर किया। लेकिन जबकि सफूरा जरगर जो कि एक जामिया की स्टूडेंट रही है, उनके लिए ये दोहरा रवैया क्यों है, मेरी समझ नहीं आता। तो आपको मैं समझाता हूं सारिम, आपको मैं समझाता हूं सारिम, आप पढ़े लिखे एक बुद्धिजीवी छात्र हैं। आप छात्र नेतृत्व में आप आगे एक संयोजक की भूमिका निभाते हैं, जो मुझे जानकारी है। आपको सुनैना पटेल नहीं दिखाई दी? आपको सुनैना पटेल नहीं दिखाई दी? सीआरपीएफ की नक्सलियों से दो हाथ करती है, 2 महीने की गर्भवती है। बिल्कुल आप जहां बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ यही है ना कि दंगों के जो आरोपी हैं अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। आप कपिल मिश्रा की जहां बात करते हैं, कपिल मिश्रा के चार्जशीट में नाम ही नहीं है। आप मेरा जवाब दीजिए। समझनी पड़ेगी ना, सारे मेरा जवाब एक लाइन में, सारे मेरा जवाब एक लाइन में। आपको सुनैना पटेल नहीं दिखती? सुनैना पटेल के लिए क्या मुहिम चलाई थी आपने? देखिए, आप सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन उसी लिए तो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि जो जामिया और शाहीन बाग है, वहां के लिए तो एक अलग ही सिस्टम बना दिया गया है।
कोई बात करने वाला ही नहीं है उनके वहां के स्टूडेंट्स को। और अभी जैसे कि आप जानती हैं NIRF ने रैंकिंग भी दी है जामिया और JNU को, तो ये तो एक कोशिशें है ना, ये जारी हैं बिल्कुल जामिया के और JNU के स्टूडेंट्स पे। लेकिन हमें तो इतना पता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स सारे कोशिशों पे अभी भारी है। आप जैसी युवा शक्ति टुकड़ों में ना बांटे भारत को, टुकड़े टुकड़े गए आपकी। आप लोग भारत को बांटने की कोशिश ना करें। महिलाओं को आप महिला की नजर से देखें। गैंग ही नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट ने खुद मना किया। देयर इज नो सच थिंग लाइक टुकड़े टुकड़े गैंग, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद बोला है जी। लेकिन आपका जो चश्मा है ना, आपका चश्मा केवल आपको एक ही महिला दिखाई देती है। आपकी नजरों में सुनैना पटेल जैसी दिखाई नहीं देती। हमारे साथ विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु जी, आपने सारिम की दलील सुनी। इनको अदालत पर विश्वास नहीं, इनको संविधान पर विश्वास नहीं। इनका ये कहना है आरोप अभी साबित नहीं हुए, सफूरा को आप आजाद करिए। अदालत पर हमें पूरा विश्वास है। मनीष जी, हमारे यहाँ पे कोई भी अक्यूज है, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड संविधान में, कानून में एक प्रक्रिया के दायरे के अंदर ही वो अरेस्ट होता है और उसी प्रक्रिया के दायरे के अंदर उसको रिहा किया जाता है। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि उनके जो चार्जेस हैं वो साबित नहीं हुए हैं। अरे अगर चार्जेस साबित हो जाएंगे तो उनको सजा होगी, बेल की बात कहां कर रहे हैं आप। और आज यदि आप देखें सोशल मीडिया पर, जब आपने मुझे बताया कि इस तरीके का, देखिए मैं देख रहा हूं यूएस लॉयर से लेके और बाकी सब लोगों ने एक इस तरीके की मुहिम चला दी है, और वो किसके अगेंस्ट? कोर्ट के अगेंस्ट, संवैधानिक प्रक्रिया के अगेंस्ट। अब यदि आप अगर जाकर कोई काम कर रहे हैं तो आप भी एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं। आप देखिए पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने अपनी क्या उसके अंदर ऑर्डर में लिखा, उन्होंने लिखा है कि ये लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ये लीगल ऑर्डर है। और जिसमें एक FIR में उनको जो बेल दी गई है, उसके बाद उनको साजिशकर्ता माना है, साजिशकर्ता। और उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, 20 से ज्यादा चार्जेस लगे हैं, 20 से ज्यादा उनके अंदर IPC के सेक्शन लगे हैं। देखिए UAPA के अंदर जो सेडिशन का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है, और बेल किस ग्राउंड पे मांगी गई है कि वो प्रेग्नेंट हैं, 21 वीक की प्रेग्नेंट हैं। क्या कोर्ट के अंदर इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि किसी के ऊपर मर्डर के चार्जेस होंगे, किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस होंगे, और सिर्फ वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है उनको रिहा कर दिया जाएगा? चार्जेस अभी साबित तो नहीं हुए ना। कानून के अंदर एक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति यदि, देखिए चार्जेस आप समझिए, पहले कानून की प्रक्रिया समझिए। बेल के टाइम पे चार्जेस साबित नहीं होते, चार्जेस फ्रेम होते हैं जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी। आपके पास एक मौका होगा कि आप उन चार्जेस को रिफ्यूट कर सकें। आप कह सकें कि ये जो IPC के 20 सेक्शन मेरे ऊपर लगे हैं, इन सेक्शंस के अंदर मेरा 10 के अंदर 12 के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है। और कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन वहां पर जरगर नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साजिश करता नहीं है, कोर्ट ने माना है। और बेल ऑर्डर रिजेक्ट होने का मतलब है, आप समझिए, कोर्ट को भी पता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये चार्जेस कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसके बाद भी कपिल मिश्रा ने तो वहां पर जाके पूरी हेट स्पीच दी है। परवेश शर्मा ने इलेक्शन में हेट स्पीच दी है। कपिल मिश्रा का शो देखिए, गोली मारो सालों का नारा दिया है। कपिल मिश्रा के सारे कानूनी पक्ष आप सुनिए। मैंने आपको भरपूर समय दिया था। विष्णु जी दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव हैं, उनको आप सुनिए कानून क्या कहता है, कानून कैसे देखता है। विष्णु जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिए कम से कम। उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए। सारिम आप पढ़े लिखे छात्र हैं। बात समझ रहा हूं, लेकिन वो एक तरफा बात कर रहे हैं। विष्णु जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अमन के पास जाऊंगा कि आखिर दिल्ली की अमन चैन को। वही तो मैं भी बोल रहा हूं ना मनीष जी, मैं उनसे वही बोल रहा हूं ना कि आप खाली बात कर रहे हैं। देखिए आप जैसे लोगों को सफूरा की बात क्यों हो रही है, एक तरफा बात क्यों हो रही है? क्या करना चाहिए आपको? बेल जब रिजेक्ट हो गई, आपके पास क्या राइट है? आप अपने राइट की बात कीजिए। बेल आपका राइट नहीं है, बेल कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आपके पास राइट क्या है? आपका जेल मैनुअल कहता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके ऊपर प्रॉपर कहता है, द मैनुअल सेड दैट इफ ए प्रिजनर इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, अरेंजमेंट शेल बी मेड एट द अर्लीस्ट टू गेट हर मेडिकली एग्जामिन। मेडिकली एग्जामिन हो रहा है कि नहीं, आप इस पर सवाल कीजिए।
आगे सवाल कीजिए, द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज देन सेंड टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर। इस पे प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पे काम करिए। फर्दर द मैनुअल सेज दैट द गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल प्रिजनर शैल बी performed in the district government hospital and proper prenatal and antenatal care shall be provided to the prisoner. The manual also says that adequate timely food including supplemental nutrients etc. will be given to the mother. इसके अलावा ये जेल मैनुअल है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने और उसके गाइडलाइंस दे रखी है। वो गाइडलाइंस क्या दे रखी है? विष्णु जी, कैलोरीज, विष्णु जी, इनटेक विष्णु जी, वैरायटी, विष्णु जी, ये तो जेल मैनुअल के तहत जो आहार दिया जाना चाहिए, जो आहार दिया जाना चाहिए, वो सारे नियम कायदे पाले जाएंगे। लेकिन इस समय मनीष जी इसके आहार देने के अलावा जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं अमन के पास जाऊं और सतीश जी हैं। इनका जो राइट बनता है वो बनता है कि आप जी देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया तो उस निर्णय में साफ साफ लिखा है कि साजिशकर्ता हैं, और साजिशकर्ता का मतलब है, कोर्ट ये मानती है कि शी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर कॉन्स्पायरेसी। उस कॉन्स्पायरेसी के अंदर सेडिशन के चार्जेस हैं। आपने ऐसा अपनी रिपोर्ट में बताया 57 लोगों की डेथ हुई है, और उससे पहले जी विष्णु जी, विष्णु जी 52 बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिश रचने वाली सफूरा को लेकर जो एक अभियान चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी जुड़ चुकी है। हम शाजिया से भी सवाल लेते हैं। शाजिया, 52 हत्याओं की साजिश, उत्तर पूर्वी दिल्ली में अमन चैन में जहर घोलने का काम करने वाली सफूरा को लेकर जो अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया में एक एंटी सोशल माहौल बनाया जा रहा है, देश की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, आखिर ये कहां तक लाजिम है? शाजिया, देखिए, मैं भी जब अन्ना हजारे आंदोलन था या निर्भया आंदोलन था, हम सब लोग सड़कों पे थे, और जाहिर सी बात है जब हम जो है कानून को हाथ में लेते हैं, और यहाँ पे तो बहुत सीरियस बात है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकायदा मास्टर माइंड करना, एक साजिश करना, एक सुनियोजित योजना के हिसाब से लोगों में एक न सिर्फ असुरक्षा पैदा करना बल्कि दंगे करवाना, भड़काना। अगर ऐसे विवादों में और ऐसे बाकायदा फॉरेंसिक्स के बाद जब इंफॉर्मेशन आ गई है कि बाकायदा वो हैं, इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता नहीं है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं आप देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, कि वुमेन है, कि मैन है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो भी आपके काम है उसके लिए आप जवाबदेही आपकी होती है। मैं आप बता दूं, जैसे हम लोग होते थे सड़कों पे जब होते थे तो कोई देखता नहीं है कि मैं वुमन हूँ या कोई आदमी है, डंडे सबको मिलते थे बराबर से, चाहे वो गैस शेल्स हो। जब निर्भया आंदोलन था तो बराबर से हम लोग थे। अब ये हम नहीं कह सकते क्योंकि मैं महिला हूँ। अच्छा, अब सफूरा के मामले में तो ये कहा जा रहा है प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा हो रहा है। अब बहुत सारी हैं सजा याफ्ता जो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, बहुत से बच्चे भी पैदा होते हैं जेल में, तो ऐसा होता है। लेकिन जो आपने जो जुर्म किया है या जिस कानून में जिन धाराओं के तहत आपके खिलाफ चार्जशीट हुई है या जो मुकदमा चलेगा, तो आपके लिए उससे जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसमें ये ह्यूमैनिटेरियन उसको लाना। शाजिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके इस बहस में शामिल होने के पहले सारिम अली का ये कहना है कि ये जो दंगों की साजिश है, इसमें कपिल मिश्रा समेत और भी वो नाम ले रहे थे, ये हिंदुओं द्वारा, यानी जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है कि ये गढ़ा गया है, ये जो दंगा है ये गढ़ा गया, ये सारिम अली कह रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा जी उस दिन पहुंचे 23 की सुबह, जब वो गए, जब जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन में पूरी तरह से यकायक डोनाल्ड ट्रंप के 2 दिन आने से पहले यकायक पूरी भीड़ आ गई, और एकदम से वहां जहाँ पहले कभी भी शाहीन बाग जैसा माहौल नहीं बना, वहां पहले कभी भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, एकदम से बहुत सारी औरतें आ जाती हैं। ये किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है। ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था कि खुद ब खुद हो गया, और वही जगह पे ये रची रचाई साजिश है, ये रची रचाई साजिश है। बिल्कुल साफ जाहिर है। और कोई आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप बताइए कि इस जगह पे जहाँ 4 महीने में कोई पहुंचा नहीं, वहाँ एक दिन
डोनाल्ड ट्रंप के 2 दिन आने से पहले एकदम से भीड़ आ जाती है। कपिल मिश्रा गए वहाँ पे, कपिल मिश्रा को प्रॉब्लम यही है कि एक तरफा बात करते हैं जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आके बैठते हैं, उन्हें अपने लीडर्स की कोई बात गलत दिखाई नहीं देती है, उनको इनोसेंट स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, उनको अपने जो उनके लीडर्स हैं, कपिल मिश्रा हो चाहे परवेश वर्मा हो चाहे अनुराग ठाकुर हो, उनके नारे नहीं दिखाई देते हैं, उनकी हेट स्पीचेस दिखाई देती है। शाजिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप खुद एक टीवी पत्रकार रही हैं तो आप जानती हैं ब्रेक की मजबूरी होती है। अमन पवार और सतीश जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा और अमन आपसे पूछूंगा कि आखिर दिल्ली के अमन चैन में किसने घोला जहर, और जिससे घोला अब वो गुहार लगाए कि उसे जमानत दो। एक छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। 52 हत्याओं की साजिश रचने वाली सफूरा की जमानत की मांग क्यों? सबूतों के बावजूद कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना कहां तक सही? हत्याओं की आरोपी सफूरा जरगर को मासूम बताने की कोशिश क्यों? देश के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? न्यायपालिका, कानून और संविधान का मजाक उड़ाने वालों की आखिर हिम्मत कैसे हुई? इसी बात को लेकर मचाए बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना है। ब्रेक के पहले मैं अमन पवार और सतीश जी से बात नहीं कर पाया था। अमन, आपसे सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहूंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अमन चैन में जिसने जहर घोला, आप लोग उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। मनीष जी, आपके शो पे आपके श्रोताओं के लिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो कोर्ट का फैसला आता है या जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और हम कोर्ट के फैसले का जो है सम्मान करते हैं। आज सवाल ये निकल करके आ रहा है कि जब सरकार बात करती है एक निष्पक्ष जांच करने की और ट्रांसपेरेंसी की, तो जिस तरीके से जो है सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं उसकी बात आपके सामने करना चाहूंगा। जी हाँ, ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है और जो लोग उनके निकट हैं या बीजेपी में शामिल है उनके खिलाफ एक जो है प्रोटेक्शन शील्ड जो है सरकार दे देती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से विजय माल्या जो बीजेपी के काफी निकट माने जाते थे, अमन जी विषयांतर ना करें, लेकर के भारत से भागे। अमन, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विषयांतर ना करें। आप बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने सब श्रोताओं को समय दिया है। नहीं, आपने सब श्रोताओं को जी, आपको भी यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया। अमन, दूसरी बात, आपको याद होगा कि जिस तरीके से बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अब नीरव मोदी का आपको केस याद होगा, सारी एजेंसीज के पास उनकी इंफॉर्मेशन थी, आईबी, सीबीआई, पुलिस के पास कोई एक्शन नहीं हुआ, भारत छोड़ करके जनता की गाड़ी कमाई लेकर के भाग गए। मेहुल चौकसी जो प्रधानमंत्री के बेहद निकट माने जाते हैं, जब वो भारत छोड़ करके गए तो कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। तो जो आपका दोहरा मापदंड है कि जो लोग बीजेपी के करीब है या उनके निकट है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जहां पर आपको पॉलिटिकल फायदा होता है वहां आप जरूर कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई करिए, हम आपके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल दिल्ली में वायलेंस हुआ है और आपको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल आज ये पैदा होता है कि ये जो जांच एजेंसीज है इनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। व्यापक स्कैम आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई तो शिवराज चौहान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, और इसी सीबीआई का दुरुपयोग करके गोपाल सुब्रमण्यम, अच्छा अमन पवार, अमन जी मुझे एक बात बताइए, हसीबा अमीन कौन है? हसीबा अमीन कौन है? अमन जी आपकी पार्टी की नेता हसीबा अमीन कौन है? देखिए, मैं आपके सामने पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रख रहा हूं। ऑफिशियल स्टैंड हमारी पार्टी का बिल्कुल ये है कि जो भी जिस भी दायरे में जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अमित शाह जी के बेटे की 16,000 गुना आप मेरे सवाल को डक कर गए। अमन जी, आप मेरे सवाल को डक कर गए। कोई कार्रवाई नहीं होती। अमन जी, आप मेरे सवाल को डक कर गए। अमन जी, मेरा सवाल ये है कि जांच एजेंसीज का
जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमन जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा। अमन जी, अमित शाह जी के बेटे हैं, आपके पास के जो बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई करिए। हम कह रहे हैं जो भी दोषी है दिल्ली के दंगों में सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन साथ खड़े ना दिखे। शाजिया, 16,000 गुना हो गए, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? शाजिया जी देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं करप्शन पर बोलूं तो मैं शुरू हो सकती हूँ। शाजिया, विषयांतर नहीं करना है, विषयांतर नहीं करना है। के मंत्री और एक उनके जो चाहे 2G हो, 3G हो, CWG हो, मैं शुरू कर सकती हूँ। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला, भाग जाएंगे अमन पवार स्कैम, जिसके बारे में आप चढ़-चढ़ के पूरे 4 साल बोलते रहे और आपने सरकार बना ली। आपको याद है ना कि उसका क्या अर्थ हुआ? कोर्ट ने बोला ऐसा कोई स्कैम ही नहीं था। तो जनता के ध्यान भटकाने की आप बातें करते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ये नहीं करिए। शाजिया, मेरा आपसे एक आग्रह है, विषयांतर ना किया जाए। हमारा जो मुद्दा है, मुद्दा ना भटके। उन्होंने बहुत सी बातें भाजपा के बारे में कही है, तो मुझे भी बोलने दीजिए। क्योंकि सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शाजिया, आप खत्म करें अपना जवाब। नहीं, आप जाइए सतीश जी के पास। मैं भी विषय को बढ़ा रही थी थोड़ा। सतीश जी, सफूरा के अपराधों को छिपाने के लिए ये एक छद्म प्रयास आपको नहीं लगता? सतीश जी देखिए, 45 मिनट के लगभग के बाद अगर मोलने का मौका मिल रहा है तो मैं इतना जरूर कहूंगा। 45 लगता है ऐसे कि सतीश जी 35 मिनट को कॉम्युनलाइज करने का 35 मिनट है। देखिए, जो 35 मिनट मामला है, जो कानून का मामला है, जो अदालत का मामला है, कानून का मामला है, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। मानवीय आधार पर जो सफूरा को सुविधाएं जेल के भीतर जो कोर्ट का आदेश है वो किया जा सकता है, लेकिन ये बात भी सही है मनीष कि निष्पक्षता कहते हैं ना, निष्पक्षता, क्रेडिबिलिटी, ये जांच में और थोड़ा अदालत में अलग अलग है। तो अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। और लेकिन अभी जब कोरोना से लड़ाई चल रही है तो उस दौरान में माहौल को कम्युनलाइज करने से कोई बात बनेगी नहीं। जिसने भी बदमाशी की, बेईमानी की, साजिश की, मर्डर में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जी शाजिया, सतीश जी ने कहते कहते बड़े सादे शब्दों में ये कह दिया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी जांच पर आंच उठती दिख रही है। शाजिया, आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। अब तक जब भी बात हुई थी, जब सबसे पहले चार्जशीट हुई थी, जो भी लोग बोल रहे थे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से या सफूरा की तरफ से, वो एक एडिशनल सेशंस कोर्ट जज धर्मेंद्र राणा जी की बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा था जांच जो है एक तरफी है। तो जब धर्मेंद्र जी ने ये कहा कि जांच एक तरफा हो रही है, तब तो सबने एक एक करके, सारे जितने भी लोग बैठे हैं उस तरफ, उन्होंने कहा, उनकी बात को कोट किया। ये वही जज हैं जिन्होंने सफूरा की अपील को खारिज किया कि मुझे इसमें कोई मेरिट नहीं नजर आता। यानी कि जो जज जिसको ये लोग सब कोट कर रहे थे और कह रहे थे देखिए जो जांच जो है गलत हो रही है, आज वही जज इनके लिए बुरा बन गया। क्यों? क्योंकि जज ने बिल्कुल निष्पक्षता से पूरी उनकी एप्लीकेशन को देखा है और समझा है और उसकी बिना पर किया है। हाँ, जरूर है कि मानवता की बिना पर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उनको जेल के अंदर शाजिया, सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, तिहाड़ जेल में 2 और गर्भवती महिलाएं हैं। अगर आपको बात करनी और आपके चश्मे में सारी महिलाओं के लिए सम्मान एक है, तो तिहाड़ में 2 और महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं। बिल्कुल मनीषी, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसा कि अभी बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया जी बोल रही थी कि निष्पक्षता से जांच हो रही है, तो इनको यह बता दिया जाए कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दंगों से 20 किलोमीटर दूर जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग का जिक्र है, जबकि वहां पर हेट स्पीच देने वाले कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं है। तो ये कैसी निष्पक्षता है, ये बताएं। प्रवेश वर्मा कोई जिक्र नहीं है, रागिनी तिवारी जो फेसबुक पर लाइव थी और जो दंगे भड़का रही थी, उनका जिक्र नहीं है। तो ये कैसी निष्पक्षता है? मैं बता सकती हूँ क्यों नहीं है, मैं बताऊं क्यों नहीं था?
क्योंकि वहाँ पे बोलिए, अगर बाकायदा लॉ जो पे बात करेंगे, बेल पे बात करेंगे। विष्णु जी मैं आ रहा हूँ, विष्णु जी मैं आ रहा हूँ। शाजिया आप अपनी बात रखें, फिर विष्णु जी मैं आपके पास आता हूँ। विष्णु जी आ रहा हूँ। ये मसला तो अमेरिका तक उठ गया है, अमेरिका तक बात पहुंच गई और अमेरिका बार एसोसिएशन तो ये तक कहने लग गया कि भाई अमेरिका का हमारे अंगने में क्या काम। शाजिया आप अपनी बात पूरी करें। अमेरिका अपनी संभाल नहीं पा रहा, अमेरिका में प्रॉब्लम। जी विष्णु जी मैं आऊंगा, शाजिया अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, क्योंकि शाहीन बाग में जो लोग बाकायदा इन्वॉल्व थे, जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो पिंजरा तोड़ है, जो बाकायदा उसमें इन्वॉल्व थे, वही लोग इस दंगों में इन्वॉल्व हैं। और कपिल मिश्रा पिंजरा तोड़ का जो जिक्र है, मैं आपको बता देता हूं कि पिंजरा तोड़ की 2 एक्टिविस्ट को अभी हिरासत में लिया गया। उस पर दिल्ली कोर्ट ने खुद ये कहा है कि दिल्ली पुलिस एक तरफा जांच कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस एक तरफा जांच कर रही है? दिल्ली कोर्ट ने नहीं कहा कि पिंजरा तोड़ की 2 एक्टिविस्ट को जब पकड़ा गया है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गैर मुसलमानों को भी पकड़ा गया है। मैडम बेबुनियाद इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बात ये है कि आप तत्वों पे बात करें, आप फैक्ट्स पर बात करें। आप मुझे ये बताएं कि दंगों से कुछ घंटे पहले कपिल मिश्रा वहां पर बयान देते हैं, आप कह रही हैं कि वो इलेक्शन की बात है। कपिल मिश्रा का बयान कुछ घंटे पहले आता है। कपिल मिश्रा ट्विटर पे लिख के लोगों को बोलते हैं कि कल को 3 बजे आप ट्विटर इस जगह पर इकट्ठे हो, ठीक है? उसके बाद पुलिस ऑफिसर के बराबर में खड़े होकर बोलते हैं कि आप इन्हें हटा दें वरना हम खुद हटा देंगे। ये इलेक्शन की बात नहीं है, ये बात दंगों से कुछ घंटे पहले की है। तो ये कैसी निष्पक्षता है, आप मुझे बताएं ना। हम साजिशकर्ताओं को बचाव करें, निष्पक्षता एक तरफा नहीं होनी चाहिए। आपकी निष्पक्षता पता ही नहीं किस तरह की होती है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो भी नेता आते हैं वो वॉशिंग मशीन में इधर से डालो और इधर से सब पाक साफ। सारिम शाजिया, उमर खालिद, ताहिर हुसैन और ये सारी बातें तो तार सामने हो गई हैं। विष्णु जी आखिरी सवाल आपसे और आखिरी जवाब। मुझे सारे मेहमानों का आखिरी कमेंट लेना है। सारे मैं आ रहा हूँ, धीरज रखिए, मैं आ रहा हूँ। विष्णु जी, अमेरिकन बार एसोसिएशन ने कहा है कि तत्काल रिहाई होनी चाहिए। आप है कौन? हमारे अंगने में आपका क्या काम? देखिए, आज मैंने भी ये देखा, यूएस लॉयर्स ग्रुप क्रिटिसाइजेस सफूरा जगर्स कंटिन्यू डिटेंशन में आप देखिए क्या सेक्शन लगे हैं। एक प्रोसीजर है, ये जितने भी जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं इसको कम्युनल रंग देना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट कम्युनल रंग में नहीं चलता। कानून कम्युनल और हिंदू और मुसलमान नहीं देखता, बच्चा बूढ़ा जवान किसी तरीके से नहीं देखता। कानून की जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है उसको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, उस सेक्शन में क्या पनिशमेंट है। विष्णु जी, अदालत पर विश्वास बहुत जरूरी है। अदालत के फैसलों पर विश्वास जरूरी है और वो भावनाओं से नहीं चलता, वो किताब से चलता है। विष्णु जी, मेरे पास समय कम है, मुझे और भी मेहमानों को लेना है। इस समय अमन पवार जिस तरह से आपकी पार्टी की राय है और जो आपने बात रखी और जिस तरह से आपके नाम में पवार है, मुझे लगता है आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में पवार का मतलब है कि जिस तरह से पावर पॉलिटिक्स खेली जाती है, आपने उसी तरह मेरे सवालों को घुमाने की कोशिश की है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से आता हूं, मेरा गांव दिल्ली में है और हमारी जो फैमिली है यहाँ पिछले 1000 साल से जो दिल्ली के पुराने लोग हैं उनमें बसी हुई है। तो मैं महाराष्ट्र से नहीं आता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहां निष्पक्ष जांच करने की बात पे मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक जो है मुद्दा उठाया था, और निष्पक्ष जांच का जो जिम्मेदारी है वो सरकार पे है, कोर्ट पे नहीं है। जहां तक कोर्ट के फैसले का सवाल है, मैंने कहा आपके चैनल पे कि हम उसका बिल्कुल पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच किस तरीके से ये सरकार करती है नहीं करती, हमने बार बार अपने पास्ट में हमने देखा हुआ है जी, और इसके कई उदाहरण मैंने आपको दिए कि किस तरीके से अमित शाह जी का लड़का है। सतीश जी, एक छोटा जवाब आखिरी सवाल है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरे इस पैनल में आप आए हैं। जांच पर आंच आपको लगती है? सतीश जी, जांच पर आंच आपको लगती है? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जांच निष्पक्षता से दिखनी चाहिए। जस्टिस कहता है कि जस्टिस दिखना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि कुछ एक जो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने गलत बयानी की थी, उकसाने और भड़काने का काम किया था,
तो खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ बाद में टिप्पणी की थी, तो उसको भी नजर में लेना चाहिए। जी तो जी बस सतीश ये जी, जांच आपने बोलते बोलते बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, मेरे साथ देश का सवाल में शामिल होने के लिए शाजिया इल्मी, विष्णु शर्मा जी, अमन पवार, सतीश के सिंह जी और सारिम अली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी राकेश पांडे एक छोटे से ब्रेक के बाद।